आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, जिसके हाथ में ताकत होती है, नियम वही बनाता है। और आज के अगर आप जियोपॉलिटिक्स देखोगे तो ये कहावत सिर्फ कहावत नहीं रही, ये एक सच्चाई बन चुकी है। बीते कुछ ही दिनों में दुनिया के अलग अलग देशों से जो खबरें आ रही है वो सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये सब एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जिसे आप अगर जोड़कर देखोगे तो भारत के लिए एक नया लेसन मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला की। अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया, उसके राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को देश के बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया और दुनिया देखती रही। 1 a.m. Caracas local time, and the apprehension force descended into Maduro's compound and moved with speed, precision, and discipline towards their objective. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transitions. वजह ऑफिशियली बताई गई ड्रग्स। कहा गया कि वेनेजुएला के रास्ते से अमेरिका में नशीले पदार्थ आ रहे थे, लेकिन आप अगर मैप देखें तो वेनेजुएला का कोई भी बॉर्डर अमेरिका से टच नहीं होता। ड्रग्स का मेन रास्ता मेक्सिको है, पर कार्रवाई वेनेजुएला में हुई। तो इसके पीछे क्या रीजन होगा? और आंसर है ऑयल। वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा ऑयल है, लगभग 303 अरब बैरल। ये नंबर सऊदी अरेबिया और अमेरिका दोनों से ज्यादा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ऑयल हैवी क्रूड है, जिसे निकालना और रिफाइन करना महंगा पड़ता है। अमेरिका सालों से वेनेजुएला के ऑयल पे नजर रखे हुए था, पर मडुरो ने अमेरिकन कंपनियों को खुली छूट देने से इनकार कर दिया, और यही वो पॉइंट था जहां कॉन्फ्लिक्ट तय हो गया। बट ध्यान रखिए, ये सब अचानक नहीं हुआ, ये सब कुछ प्लान था। पिछले कई महीनों से अमेरिका कैरिबियन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सर्वेलेंस फ्लाइट, ड्रोन ऑपरेशंस, एलिजेड ड्रग बोट्स पर स्ट्राइक्स हो रही है। यह सब एक बिल्डअप था, और फिर एक रात कैरेकस में धमाके हुए। एयरबेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस निशाने पर आए, और कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति गायब हो गए। अब सवाल ये उठता है कि किसी सॉवरेन नेशन के राष्ट्रपति को रातों रात उठा के ले जाया जाए तो दुनिया का रिएक्शन कैसा होना चाहिए? क्या यूनाइटेड नेशंस ने बोला? क्या ह्यूमन राइट की बॉडीज ने बोला? क्या डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की दुहाई देने वाले वेस्टर्न कंट्रीज सामने आए? अगर यही काम पुतिन ने जेलेंस्की के साथ किया होता तो दुनिया का क्या रिएक्शन होता, ये आप सब जानते हैं। यही है डबल स्टैंडर्ड, और यही है रूल बेस्ड ऑर्डर का काला सच। पर ये वेनेजुएला की अकेली कहानी नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है, और इसे ढंग से समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ। जनवरी 1974, ब्रिटेन ठंड से ज्यादा अंधेरे से डर रहा था। फैक्ट्री सिर्फ 3 दिन काम कर रही थी। टेलीविजन चैनल्स रात को जल्दी बंद हो जाते थे, और पेट्रोल पंप्स के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, नो फ्यूल। और बीच में खड़े थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड हीथ। ना उन्होंने कोई वॉर हारा था, ना पार्लियामेंट में मेजोरिटी गई थी, ना ही स्ट्रीट पर कोई प्रोटेस्ट हुए थे। फिर भी कुछ ही महीनों में उनकी गवर्नमेंट गिर गई, क्योंकि जो चीज ब्रिटेन को घुटनों पे ला रही थी वो लंदन में डिसाइड नहीं हो रही थी। वो डिसीजन लिया गया रियाद और कुवैत के सिटी में। ना बॉम्ब गिरे, ना सोल्जर आए, बस ऑयल महंगा हो गया। और वेस्टर्न डेमोक्रेसी को समझ में आ गया कि मॉडर्न गवर्नमेंट सिर्फ इलेक्शन से नहीं गिरती, और यही से शुरू होती है ऑयल पॉलिटिक्स की असली कहानी। ऑयल से पहले पावर स्लो होती थी। जब नेपोलियन यूरोप को कॉन्कर कर रहा था तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सप्लाई लाइन। ब्रिटिश एम्पायर कोल पे चलता था। कोल हैवी था, डर्टी था, और नियर बाय रीजन्स के लिए लिमिटेड था। कोल पावर शिप्स को हर कुछ 1000 किलोमीटर पे रिफ्यूल करना पड़ता था, इसलिए एम्पायर वहीं तक फैलता था जहां तक कोल अलाउ करे। फिर ऑयल आया। ऑयल को पर्शिया से पंप करो, कहीं और रिफाइन करो, और सालों तक स्टोर रखो, जब चाहो तब इंस्टेंट एनर्जी। 1911 में विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश नेवी को कोल से ऑयल पावर पे शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। सबको उस वक्त लग रहा था कि यह बहुत रिस्की डिसीजन है, पर चर्चिल को एक इंपॉर्टेंट बात समझ आ चुकी थी कि ऑयल सिर्फ शिप्स को फास्ट नहीं करता, ये पूरी स्ट्रैटेजी को फास्ट कर देता है। वर्ल्ड वॉर 2 में सबको एक कड़वा सच दिखा। ऑयल डिसाइड कर रहा था कि वॉर कितनी देर चलेगी, कौन सरेंडर करेगा और कौन विक्टर बनेगा। गवर्नमेंट को एक चीज समझ आ गई, पेट्रोल महंगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। ऑयल सिर्फ पावर नहीं रहा, ये पॉलिटिकल सर्वाइवल का टूल किट बन गया। और जब ये बात समझ आ गई तो एम्पायर्स ने ऑयल के पीछे वर्ल्ड का मैप रीड्रॉ करना शुरू कर दिया। 1918 में जब ओटोमन एम्पायर टूटा तो मिडिल ईस्ट को आजादी नहीं मिली, उन्हें रीडिजाइन किया गया। ब्रिटिश और फ्रेंच ऑफिशियल्स एक रूम में बैठे, टेबल पे एग्रीमेंट हो रहे थे, सीक्रेट अलायंसेस हो रहे थे, और मैप्स और रूलर्स को रिलोकेट किया जा रहा था। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन से ट्राइब साथ रहते हैं, कौन से कल्चर कंपैटिबल है। उनका सवाल सिर्फ एक था, ऑयल कहाँ है, पाइपलाइन कहाँ से आएगी, और पोर्ट कौन कंट्रोल करेगा। इसी तरह मॉडर्न इराक बना। बसरा के ऑयल रिच साउथ को बगदाद के पॉलिटिकल सेंटर के साथ और मोसुल के वोलाटाइल नॉर्थ के साथ जोड़ दिया गया। इसीलिए कुवैत को डीप वाटर एक्सेस के साथ कार्व किया गया, और सऊदी अरेबिया को ईस्टर्न प्रोविंस
जहां दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है। ये बॉर्डर स्टेबिलिटी के लिए नहीं बनाए गए थे, ये एक्सेस के लिए बनाए गए थे। ब्रिटिश कंपनीज जैसे एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी ऑयल एक्सट्रैक्शन के साथ साथ गवर्नेंस भी डिसाइड कर रही थी। जो रूलर ऑयल फ्लो स्टेबल रखे वो सपोर्टेड, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाए वो रिप्लेसेबल। इस डिजाइन का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये हुआ कि मिडिल ईस्ट के कई देश सिटीजन्स को जवाबदेह नहीं बने, वो एनर्जी मार्केट्स और फॉरेन पावर का जवाब देते थे। लेकिन एक आदमी ने इसे चैलेंज किया और इसकी कीमत दुनिया भर के ऑयल नेशंस ने सीख ली। ईरान ने एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया, मोहम्मद मोसादेक। वो सेक्युलर था, पॉपुलर था और वो बस एक सवाल पूछ रहा था कि हमारे ऑयल कंपनीज का फायदा बाहर क्यों जा रहा है। ईरान का ऑयल ब्रिटिश ओन्ड एंग्लो ईरानियन कंपनी निकाल रही थी, प्रॉफिट लंदन जा रहा था और ईरानियन गरीबी में जी रहे थे। मोसादेक ने कोई वॉर डिक्लेयर नहीं की, बस एक डिसीजन लिया, ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। इसका रिजल्ट ये था कि पहले इकोनॉमी स्क्वीज हुई, फिर सैंक्शंस आए और लास्ट में मीडिया हॉस्टाइल हो गया एंड देन मिलिट्री का स्टांस बदला। 1953 में इसको साइलेंटली हटा दिया गया, शाह वापस आ गया, ऑयल फ्लो नॉर्मल हो गया और मोसादेक ने अपनी पूरी जिंदगी हाउस अरेस्ट में गुजारी। दुनिया के हर ऑयल रिच लीडर ने यह सीन देखा, लेसन क्रिस्टल क्लियर था। आइडियोलॉजी से पंगा ले सकते हो, बॉर्डर से पंगा ले सकते हो, पर ऑयल से पंगा लिया तो सिस्टम तुम्हें ले डूबेगा। इसलिए कुछ रूलर्स कंप्लायंट बने, कुछ कन्फ्रंटेशनल बने, पर ऑयल सिर्फ पैसा नहीं रहा, ये एक डिसिप्लिन बन गया। लेकिन 1973 में कुछ ऐसा हुआ जब ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस ने पूरी दुनिया को डिसिप्लिन से कैसे रहते हैं ये सिखा दिया। मिडिल ईस्ट में योम किपुर वॉर शुरू होती है, इजिप्ट और सीरिया इजराइल पर अटैक करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स नेचुरली इजराइल के साथ खड़ा होता है। रिस्पॉन्स में अरब ऑयल प्रोड्यूसर्स की लीडरशिप किंग फैजल एक अलग डिसीजन लेते हैं, एक अनप्रेसिडेंटेड मूव करते हैं। वो ऑयल बंद नहीं करते, बस सप्लाई कम कर देते हैं और दुनिया को घुटनों पे लाने के लिए बस इतना ही काफी था। अमेरिका में पेट्रोल की क्यूज लगती है, यूरोप में इन्फ्लेशन ब्लास्ट हो जाता है, जापान में इंडस्ट्रियल पैनिक होता है और गवर्नमेंट शॉक हो जाती है। उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ना इलेक्शन ऑयल पैदा कर सकता है और ना स्पीच। और तब ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन को एक बात समझ आती है, हमें टैंक्स की जरूरत नहीं है, हमें मिलिट्री की जरूरत नहीं है, बस ऑयल ही काफी है। वोटर्स अपने गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, लीडर्स इलेक्शन हारते हैं और पॉलिसीज चेंज होने लगती है। 1973 के बाद ऑयल सिर्फ कमोडिटी नहीं रहा, ये लेवरेज बन गया और हर सुपर पावर ने एक ही सवाल पूछना शुरू कर दिया, इस सिचुएशन को दोबारा होने से कैसे रोका जाए। और इसी सवाल का जवाब आगे की वॉर, सिलेक्टिव मोरालिटी और डिक्टेटर्स की कहानी बयां करता है। विच ब्रिंग्स अस टुडे, क्योंकि वेनेजुएला अकेला ऐसा देश नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट अफ्रीकन नेशन सोमालीलैंड, एक ऐसा एरिया जिसे अचानक इजराइल रिकॉग्नाइज करता है। अब सवाल ये है कि सोमालीलैंड को मान्यता क्यों दी गई, एंड द आंसर इज ज्योग्राफी। ये इलाका रेड सी, बाबेल मंडप और ग्लोबल शिपिंग रूट्स के लिए स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन है। इस रास्ते से दुनिया का बड़ा हिस्सा ट्रेड करता है और इसी रास्ते को सिक्योर करने की तैयारी की जा रही है। यमन को देखिए, सऊदी और यूएई के बीच में चल रही लड़ाई असल में एक सरफेस स्टोरी है और यमन इस पूरी रणनीति में स्टेजिंग ग्राउंड बन चुका है। जो ग्रुप ईरान से जुड़ा है उसे दबाना जरूरी है ताकि आगे चल के ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई में प्रॉब्लम ना रहे। और ईरान की भी लाइन लग चुकी है, आप रिसेंटली देख रहे होंगे वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इकोनॉमिक प्रेशर बन रहा है, करेंसी कोलैप्स हो रही है, सोशल अनरेस्ट चल रहा है। ये सब अचानक नहीं हुआ। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में रेजिम चेंज की तैयारी की जाती है तो पहले इंस्टेबिलिटी को अंदर से पैदा किया जाता है, महंगाई, बेरोजगारी, सेंसरशिप और फिर फ्रीडम ऑफ नैरेटिव। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोटेस्ट में ट्रेडर्स, व्यापारी और मिडिल क्लास भी सड़कों पे उतर आया है और जब मिडिल क्लास सड़क पे उतर आता है तो कहानी लंबी जाती है। अब इन सारे घटनाओं को जोड़िए, वेनेजुएला में रेजिम चेंज, ईरान में अनरेस्ट, सोमालीलैंड का रिकॉग्निशन और इधर चाइना की ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इस सब से एक बात समझ आती है, ऑयल की हिस्ट्री ये बताती है कि ये कोई रैंडम केओस नहीं है, ये पूरा प्लान्ड और सिस्टमैटिक केओस है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो एक बात आपको समझ आ चुकी होगी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स जितने भी लाउड स्पीचेस, समिट्स, इवेंट्स में दिखती है, असली डिसीजंस वहां पे नहीं बनते। असली डिसीजंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, पाइपलाइंस में और उन टैंकर्स और सबमरीन्स में जो समंदर को साइलेंटली क्रॉस ओवर करते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि वॉर्स आइडियोलॉजी के लिए होती है, फ्रीडम के लिए होती है, डेमोक्रेसी के लिए होती है, पर हिस्ट्री जब पीछे मुड़ के देखती है तो अक्सर एक ही चीज मिलती है, एनर्जी इनसिक्योरिटी। जब ऑयल चीप होता है तो गवर्नमेंट स्ट्रांग लगती है, जब ऑयल महंगा हो जाता है तो वही गवर्नमेंट फ्रेजाइल लगने लगती है। तब सडनली प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक हो जाते हैं, करेंसीज गिरने लगती है, मीडिया हॉस्टाइल हो जाता है और मॉरल लेक्चर्स और ह्यूमन राइट्स के रिपोर्ट्स आने लगते हैं। बट हम सबको ये सिखाया जाता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, पर कोइंसिडेंस सिर्फ तब तक होता है जब तक आप पाइपलाइन का मैप ना देखो। ऑयल ने ये डिसाइड नहीं किया कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, ऑयल ने सिर्फ ये डिसाइड किया कि कौन यूजफुल है और कौन रिप्लेसेबल। इसलिए कुछ डिक्टेटर्स को रेड कारपेट मिलता है, कुछ गवर्नमेंट सैंक्शन के नीचे दब जाती है, कुछ वॉर्स नेसेसरी होती है और कुछ ट्रेजिक।
और जब दुनिया स्लोली रिन्यूएबल्स की तरफ जा रही है तो सबसे ज्यादा डेंजरस फेज शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जब किसी पॉलिटिकल पावर का डोमिनेंस खत्म होता है वो शांति से नहीं होता, वो डेस्परेशन में होता है। इसलिए फ्यूचर स्टेबल नहीं, वोलाटाइल है। सो द $1 million क्वेश्चन नाउ इज व्हाट अबाउट भारत? जब दुनिया के बड़े खिलाड़ी अपने ताकत का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब कोई रोकने वाला नहीं है, तब भारत पीछे क्यों रहेगा? इतिहास बताता है कि जियोपॉलिटिक्स में मोरालिटी नहीं, कैपेबिलिटी चलती है। अगर आपके पास ताकत है तो आपकी बात सुनी जाएगी। आज की दुनिया किसी नियम, मोरालिटी या इंटरनेशनल लेक्चर से नहीं चलती। दुनिया सिर्फ एक चीज से चलती है, ताकत। जिसके पास ताकत है वही तय करता है कि सही क्या है और गलत क्या है। वेनेजुएला इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। ऑयल था, यूएन था, संविधान था, लेकिन ताकत नहीं थी। नतीजा सबके सामने है। भारत को यह भ्रम पालने की जरूरत नहीं है कि कोई ग्लोबल बॉडी आके उनकी रक्षा करेगा। यूएन, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ये सब तब तक है जब तक इंटरनेशनल पावर्स के इंटरेस्ट सुरक्षित है। जिस दिन आपके और उनके इंटरेस्ट टकराते हैं तो ये सारे शब्द खोखले बन जाते हैं। भारत के लिए आज सीधा सवाल है, या तो हम रिएक्शन मोड में रहे या एक्शन मोड में। रिएक्शन मोड का मतलब है कि हर आतंकी हमले के बाद हम सीमा उल्लंघन पर प्रोटेस्ट करें और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर सफाई दें। ये रास्ता हमने दशकों तक देखा है और इसका नतीजा भी देखा है। एक्शन मोड का मतलब है ये साफ कर देना कि भारत अब सॉफ्ट टारगेट नहीं है, न टेररिज्म के मामले में, न बॉर्डर के मामले में और न ही रीजनल डोमिनेंस के मामले में। दुनिया आज ब्रूट फोर्स को रिस्पेक्ट करती है। अमेरिका खुलकर रेजिम्स बदल रहा है। चीन खुलेआम ताइवान को घेर रहा है। रूस बिना झिझक यूक्रेन में बॉम्बिंग कर रहा है। इजराइल अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए किसी इंटरनेशनल बॉडी की परमिशन नहीं लेता। ऐसे माहौल में अगर हम मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश करें तो नुकसान भारत का ही होगा। भारत को किसी पर हमला करने की जरूरत नहीं है। भारत को बस इतना सुनिश्चित करना है कि अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा कि उनकी अगली 7 पीढ़ियों तक वो याद रहे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडो पैसिफिक, ये सब नेक्स्ट थिएटर बन चुके हैं। मौका वही उठाएगा जो मेंटली प्रिपेयर्ड होगा। भारत के पास कैपेबिलिटी तो है, अब बस हेजिटेशन खत्म करना होगा। यह समय लेक्चर का नहीं, यह समय डिटरेंस का है। और जियोपॉलिटिक्स में डिटरेंस सिर्फ शब्दों से नहीं, एक्शन से आता है। भारत अगर आज पीछे हटा तो कल उसे धक्का दिया जाएगा, और अगर आज उसने अपनी रेड लाइन साफ कर दी तो कल कोई इसे आग दिखाने वाला नहीं होगा। बिकॉज दैट इनविजिबल हैंड विच कंट्रोल्स एवरीथिंग which does regime changes is trying to do the same in India। ये हम पे है कि हम इसे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये था आज का वीडियो गाइस। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।